हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी मेरे अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमने चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था। आज हम कहा है चैप्टर हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना, क्लास 8th साइंस आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर 12 क्या है बच्चों, फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ड्राइवर को, है ना, ड्राइवर ऑफ अ कार या फिर कोई ट्रक का ड्राइवर, कि वो क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है व्हीकल को ट्रैफिक सिग्नल पे। जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आता है वहाँ पे जो ड्राइवर है वो कार या ट्रक को स्लो डाउन कर देता है ना। आपने ये भी देखा होगा कि आप क्या करते हैं, स्लो डाउन योर बाईसाइकिल, है ना, जब आप क्या करते हैं, व्हेन यू नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक, है ना, जब हम क्या करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, एवर थॉट कि क्यों व्हीकल स्लो डाउन करते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो क्यों व्हीकल को हम स्लो करते हैं। जब भी आपने ध्यान दिया, कोई भी गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक लगा रहे हैं तो पहले उसको हम स्लो करते हैं, तब जाके ब्रेक लगाते हैं, है ना। मतलब तेज वाली स्पीड में हम ब्रेक अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, नॉट व्हीकल ऑब्जेक्ट भी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ठीक है ना, कि आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका एक दूसरे के सरफेस के ऊपर चल रहा हो तो स्लो डाउन होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, और धीरे धीरे वो रुक जाता है ना। तो हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि एक बॉल आपने ग्राउंड में फेंकी और वो थोड़ा रोल होने के बाद धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, है ना। क्यों हम स्लिप हो जाते हैं व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील, है ना, अगर बनाना का छिलक पड़ा है नीचे और उसके ऊपर हमारा पैर पड़ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, है ना। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, है ना। आपने देखा होगा जो चिकने सरफेस होते हैं वहां पे चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस, है ना। तो ये सारे के सारे आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, है ना, सारे के सारे आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन आया तो आपको बता दूं कि जो स्मूथ सरफेस है, देखा गया कि जो स्मूथ सरफेस है वहां पर फ्रिक्शन ना के बराबर होता है ना। फ्रिक्शन है एक्चुअल में, ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे कभी भी नहीं होगा। स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो ना के बराबर होता ही नहीं, तभी तो हम फिसल जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि पानी गिरा हो या तेल गिरा हो या बनाना पील के ऊपर हमारा पैर पड़ जाए तो स्मूथ सरफेस पे चलना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। और रफ सरफेस है, नॉर्मल कंडीशन में हम जब चलते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन हमारे पैरों के बीच में और अर्थ के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो जिस वजह से हम क्या करते हैं, इजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ना। तो एक एक्टिविटी है, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, है ना। आप क्या करिए, अपनी टेबल के ऊपर एक बुक है उसको पुश कर सकते हैं आप, है ना। आप टेबल के ऊपर एक बुक रखिए, उसको पुश करते, पुश करिए, पुश का मतलब आप समझते हैं अपने से दूर लेके जाना किसी ऑब्जेक्ट को, है ना। तो यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, थोड़े से दूर चलने पे खुद ही रुक जाएगी, है ना। इस एक्टिविटी को आप क्या करिए, अपोजिट डायरेक्शन में करिए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आप करिए। तो होगा क्या, डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, क्या वापस से बुक इस टाइम रुक जाएगी, है ना। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन। हम कहते हैं कि जब आपने बुक को पुश किया ना तो थोड़ी दूर जाने पे वो रुक गई,
तो क्यों रुकी? हम बोलते हैं कि उस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है उस बुक में, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? आपने बुक, आपने क्या किया, बुक है, सपोज ये आपके पास क्या है, बुक है, आपने इसको क्या किया, पुश किया, यहाँ से आपने पुश किया, तो पुश करने के, पुश जैसे आपने पुश किया है ना, पुश किया, तो ये टेबल है आपके पास, इतनी बड़ी टेबल है आपके पास। पुश करने पे हमने देखा कि बुश, मैं अगर इस टेबल, ये जो इस प्लेस को मैं ए नाम दे देता हूँ, तो ये बुक ए से यहाँ पर जाके बी पे जाके, बी वाली पोजीशन पे जाके पहुंच गई और रुक गई, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों रुकी? हमने देखा, पाया कि इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, इसके मोशन के अपोजिट, ये जो बुक है ना, बुक के मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे नहीं होता। सपोज आपके पास क्या था, ये स्मूथ सरफेस था, ये स्मूथ सरफेस था, आपने क्या किया, बुक को पुश किया, ये बुक है ए पोजीशन से, पुश किया इसको, तो देखा ये बुक ना चलते जा रही है, चलते जा रही है। तो इस बुक को अपोज करने, इस बुक को रोकने के लिए जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया, स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ही नहीं हो रहा है, वो स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, है ना भाई। आपने अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ किया तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा, अगर आपने फोर्स राइट की तरफ करा तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो दोनों केसेस पे हमने पाया कि जो फोर्स है वो मोशन ऑफ द बुक को क्या करता है? अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। एक बात आपको समझनी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा या आपके अप्लाइड फोर्स का, हमेशा अप्लाइड फोर्स का जो मोशन है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। आई बात समझ में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो इस एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है बच्चों? सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर लग रहा है ना। ये आपका बुक का सरफेस हो गया और ये टेबल का सरफेस हो गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। समझ आ रही बात? इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो इज द फोर्स, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस? क्या फ्रिक्शन हर सरफेस के लिए सेम होता है? तो नहीं। जैसे कि हमने बात करी ये स्मूथ सरफेस है, कैसा है? स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो कम हो गया, ना के बराबर हो गया, नेग्लिजिबल, बराबर नेग्लिजिबल हो गया, है ना। तो क्या डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या फ्रिक्शन स्मूथनेस सरफेस पे डिपेंड करता है? तो ये बात हमें जाननी है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगली बात, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक्टिविटी है उसके द्वारा समझेंगे। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, है ना। एक ब्रिक ले लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए? एक स्ट्रिंग, उसमें क्या कर दीजिए? एक स्ट्रिंग बांध दीजिए। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, और उसको ना स्प्रिंग बैलेंस से पुल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या, सपोज ब्रिक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? ब्रिक है। और इस ब्रिक से मैंने क्या की है? मैंने एक स्ट्रिंग बांध दी, ठीक है ना। इस ब्रिक से मैंने क्या किया? ऐसे एक स्ट्रिंग बांध दी, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दी? एक स्ट्रिंग बांध दी, और स्ट्रिंग बैलेंस पे मैंने क्या लगा दिया? एक स्ट्रिंग से मैंने क्या कर दिया? एक बैलेंस लगा दिया, मैंने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गए ब्रिक, ठीक, ये हमारे पास हो गई ब्रिक। और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इस तरफ। तो हमने क्या करा?
पुल किया ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस से, तो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस में, जब आप ब्रिक को क्या कर रहे हैं, जब ब्रिक मूव करना स्टार्ट हुई, जैसे ही ये जो ब्रिक है ये मूव करना इधर को स्टार्ट हुआ, आपने इधर को फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ब्रिक मूव करना स्टार्ट हुई आप क्या करिए, जो स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लीजिए, है ना। ये क्या देगी बच्चों, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। ठीक है, ब्रिक के सरफेस पे और फ्लोर के सरफेस के बीच कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो कौन बताएगा हमको, ये स्प्रिंग बैलेंस बताएगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या बता रहा हमको, क्या बताएगा बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस ये बताएगा हमको कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू, है ना, कितनी वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है, किसके बीच में बच्चों, सरफेस ऑफ फ्लोर के बीच में, किस किस के बीच में, सरफेस ऑफ फ्लोर सरफेस ऑफ फ्लोर और किसके बीच में, आपका सरफेस ऑफ ब्रिक, सरफेस ऑफ फ्लोर एंड सरफेस ऑफ ब्रिक, ठीक ना, दोनों के सरफेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो चीज यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब क्या करिए आप, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक, अभी ब्रिक के अराउंड क्या करिए आप, एक पॉलिथीन रैप करिए और इस एक्टिविटी को वापस करिए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्या अभी भी आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पे डिफरेंस आएगा। What might be the reason for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag. आप क्या करिए, जूट बैग लपेटिए उसके अराउंड, किसके अराउंड, ईट के अराउंड, है ना। What do you observe? आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई जब हमने पॉलिथीन बैग, जब हमने क्या किया, पॉलिथीन बैग लगाया, पॉलिथीन बैग लगाया ईट के मतलब ब्रिक के अराउंड, तो उस टाइम अलग रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की, और जो जूट बैग है उसको करने से और क्या आई, अलग रीडिंग आई, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस है क्या बच्चों, एक्चुअली में स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि फोर्स को मेजर करने के काम आती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। समझ आए बात, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक डिवाइस है जो कि फोर्स को मेजर करने के काम आती है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या है, एक कॉइल्ड स्प्रिंग है जो कि होती है स्ट्रेच होती है, जब फोर्स उस पर अप्लाई होता है ना तो स्ट्रेच होती है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, जो स्ट्रेचिंग होती है जब स्प्रिंग की, वो क्या है बच्चों, इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर, वो एक पॉइंटर के द्वारा मेजर की जाती है, मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। जो रीडिंग है स्केल के ऊपर वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी फोर्स का, ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगी। आए बात समझ में। तो हमने देखा जब हमने पॉलिथीन बैग रैप करी ब्रिक के अराउंड, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो इजिली क्या हुई, जो ईट है, जो ब्रिक है, इजिली हमारी तरफ खिंच चुकी है, मतलब बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था ना उसने कम वैल्यू दी, ऐसे जूट बैग में उसने अलग वैल्यू दी। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी से ये चीजें समझ में आया आपको, ठीक। तो ये फैक्टर है जिसपे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस। जो फ्रिक्शन है बच्चों, जो फ्रिक्शन है वो कैसे होता है, फ्रिक्शन किसके कारण होता है, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, जब दो सरफेस जो कांटेक्ट में, उनके बीच जो इरेगुलरिटीज है उससे फ्रिक्शन होता है। इवन दो सरफेस विच अपेयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनमें भी बहुत ही कम इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, है ना। इरेगुलरिटी, दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटी है वो एक दूसरे पे लॉक हो जाएगी, और जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम अटेम्प्ट करते हैं टू मूव एनी सरफेस, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। हमें उस जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसको खत्म करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। रफ सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज होती है, सो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रफ सरफेस इन्वॉल्व है ना।
तो वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द टू सरफेस। फ्रिक्शन कब होता है बच्चों? जब दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग, मतलब क्या हो, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज हो, है ना। तो इट इज ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज। जहां ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी वहां ज्यादा फ्रिक्शन हमें लगाना पड़ेगा, है ना। अगर दो सरफेस क्या हो, प्रेस्ड हार्डर, अगर दो सरफेस को हम हार्ड प्रेस करते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस बाय इट ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, है ना। आप क्या करो, कोई एक दरी को खींचो आप, जब उस पर कोई ना बैठा हो, है ना, नोबडी इज सिटिंग, एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब बैठा हो उस पे तब खींचो, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप बिना किसी कोई आदमी बैठा हुआ तो अब आप मैट को खींच रहे हैं, तो उस टाइम आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम है, उनकी इंटरलॉकिंग कम है, तो उसको उस इंटरलॉकिंग को खत्म करने के लिए कम फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा स्मूथ सरदा है, तो उस इंटरलॉकिंग को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे की सारी है। अगर आप क्या करते हो, कोई बॉक्स को पुश करते हो, है ना, तो आप देखते हो कि जैसे आपने घरों में देखा होगा ना, तो में आपके पास अगर कोई ऐसा बॉक्स है ना, उसको आप रब करके पुश करके देखिए, तो आप देखेंगे कि बॉक्स का सरफेस और जो आपके पास फ्लोर का सरफेस है, दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज काफी ज्यादा होगी, तो आप देखेंगे उसमें आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉक्स को पुश करने के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हो, व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, है ना। आप घर में जाके सारे कर सकते हैं। तो बच्चों क्या, व्हाट इज इजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। तो किस बॉक्स को मूव करना आसान है, उस बॉक्स को जो रेस्ट पे है या उस बॉक्स को जो चलता हुआ? अगर आप घर में कर सकते हैं इस एक्टिविटी को तो जरूर करिए। दो बॉक्स, एक बॉक्स ना पहले से कोई मोशन में पहले से उसको मूव कर रहा है, और एक बॉक्स रेस्ट पे है। दोनों बॉक्स को ना दोनों बॉक्स में फोर्स लगाइए और देखिए किस बॉक्स पे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, उस बॉक्स पे जो पहले से मूव कर रहा है या उस बॉक्स पे जो रेस्ट पे है। तो हम पाएंगे कि जो फोर्स आपका उस बॉक्स पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना, जो बॉक्स रेस्ट पे, यानी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वहां पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो जो कि क्या है, जो मोशन में चल रहा है। आ रही बात समझ में आपको? तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट दैट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने क्या कहा, जो फोर्स आप वो फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस टाइम जो हम फोर्स ऑफ लगाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक का मतलब आप दो चीजें समझो, एक होता है स्टैटिक, एक डायनामिक। स्टैटिक का मतलब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आगे जाके हाई क्लास में, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ हो, और डायनामिक मतलब जो चल रहा हो। तो जब बॉडी कोई रेस्ट पे है, उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, उसको मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस टाइम हम बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम friction at that instant an object start moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. लेकिन जो फोर्स आपको चाहिए जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव कर रहा हो सेम स्पीड से, उस टाइम हम बोलेंगे वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उस टाइम कैसा है बच्चों, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो जब बॉक्स स्टार्ट होता है स्लाइडिंग करना, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor, है ना। उस टाइम इंटरलॉकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। पहले से क्या कर रहा है, बॉक्स स्लाइड कर रहा है, पहले से बॉक्स चल रहा है, मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उस टाइम इंटरलॉकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हल्का सा कम माना गया है स्टैटिक फ्रिक्शन से। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरलॉकिंग, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो इंटरलॉकिंग काफी ज्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। यू फाइंड इट समवट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड, है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो मोशन में है उसको थोड़ा सा चलाना इजी है एज कंपेयर टू जो रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आई बात समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, ठीक है ना। आगे अगला टॉपिक क्या हमारे पास, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, ठीक है ना। आगे अगला टॉपिक क्या हमारे पास, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, ठीक है ना। आगे अगला टॉपिक क्या हमारे पास, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, ठीक है ना। आगे अगला टॉपिक क्या हमारे पास, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल।
फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। देखो इविल का मतलब समझते हो ना आप, इविल का मतलब जो नुकसानदायक हो, पर फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इविल है। नेसेसरी इविल का मतलब कि फ्रिक्शन, नेसेसरी इविल का मतलब ये है कि फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी हमारी लाइफ में तो हम चलना फिरना भूल जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई सर अगर हमारे और हमारे बॉडी के सरफेस और जो फ्लोर है उसके सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हम फिसल जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, इट इज इजियर टू होल्ड अ अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर, है ना। किसको होल्ड करना ज्यादा आसान है, मटके को होल्ड करना ज्यादा आसान है या ग्लास के कांच, मतलब जो ग्लास का टम्बलर होता है उसको, ग्लास का जो कांच का ग्लास है उसको होल्ड करना ज्यादा वो है, इजी है ना। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, अगर टम्बलर का आउटर सरफेस ना ग्रीसी है, भाई आपने देखा टम्बलर का आउटर सरफेस ग्रीसी है, चिकनाहट है उस पे, तो वो फिसल जाएगा आपके हाथ से, है ना। जो मटका है वो चीज है ना। तो अगर क्या है, आउटर सरफेस ग्लास का वो टम्बलर का वो ग्रीसी है और हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, तो आप उसको होल्ड करना आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके हाथ से एकदम से फिसल जाएगा वो, है ना। क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम ग्लास को पकड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तो हमारे हाथ से एकदम से क्या हो जाएगा बच्चों, छूट जाएगा। तो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, है ना। गीली मिट्टी पे चलना या वेट मार्बल फ्लोर पे चलना, भाई कोई गीली मिट्टी है उस पे चल के दिखाओ और एक मार्बल फ्लोर है और वो कैसा हो, गीला हो, दोनों पे चलो, तो आप देखेंगे गीली मिट्टी पे चलना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू मार्बल फ्लोर में जो पहले से गीला हो, वहां पे आप एकदम फिसल जाओगे। और गीली मिट्टी पे अगर आप चलोगे तो चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी आप चल के देखे, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है वहां पे, बहुत ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू उसके, ठीक है ना। चलिए, तो कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं चलना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, जैसे अगर मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फ्रिक्शन, जी, अब मेरा पेन और इस बोर्ड के सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना। उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख पा रहा हूँ। अगर मेरे पेन के सरफेस और इस बोर्ड के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, तो मेरा पेन इस पे ऐसे चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, चल ही नहीं पाएगा, मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, ऐसे ही क्या होता चले जाएगा, ऐसे ही बस ऐसे होता जाएगा, कुछ मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो ये सारा का सारा किस कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी हमारे लिए है, हमारी लाइफ में क्या है, फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी, अगर फ्रिक्शन ना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपकी टीचर चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखती है ना, तो इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक पार्टिकल विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? अगर चौक और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम लिख पाएंगे, नहीं। If an object start moving, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल मूव करना स्टार्ट हुआ, it would never stop if there was no friction, वो रुकेगा ही नहीं। भाई आपने देखा होगा ना, अगर आप चिकनाहट पे जहाँ पे तेल पड़ा हो या पानी पड़ा हो, अगर आपके वहां पे पैर पड़ जाए तो आप ना फिसलते हुए चले जाते हैं, रुकते ही नहीं, है ना। या अगर सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो, आप बॉल फेंकें तो बॉल क्या करेगी, चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे रुकेगी नहीं, है ना, रुकेगी नहीं।
तो इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, कुछ भी नहीं होगा। तो हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, अगर टायर और गाड़ी के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, है ना, तो गाड़ी क्या होगी बच्चों, रुकेगी नहीं, ब्रेक मारने पे भी नहीं रुकेगी, चलते जाएगी, है ना। उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन दी वॉल, है ना, आप क्या कर सकते हैं, उसको जो कील है, कील को दीवार पे भी नहीं लगा पाएंगे अगर कोई फ्रिक्शन ही ना होगा, है ना, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन दी वॉल और टाई अ नॉट, ना ही आप क्या कोई गांठ मार पाओगे, है ना, आप रस्सी से गांठ मारते हैं ना, वो भी नहीं मरेगी अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना क्या है, मुश्किल है। तो ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल, फ्रिक्शन क्या है बच्चों, इविल भी है। भाई यहाँ पे तो हमने देखा फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है, हमारे लिए बहुत क्या कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। जो चीजें हम होनी चाहिए वो चीजें हो रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होगी। और साथ साथ में देखा गया फ्रिक्शन क्या बच्चों, इविल भी है। इट वेयर्स आउट द मटीरियल बट वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग और शूज ऑफ सोल्स, है ना। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। तो फ्रिक्शन के कारण बच्चों जो हमारे सामान है वो तो एक तरीके से खराब भी होते हैं। आप देखते हैं कि जब फ्रिक्शन है, जब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे टायर है वो घिस जाते हैं। तो हमें रेगुलरली क्या करना होता है, उन टायर को क्या करना होता है, उन टायर्स को रिप्लेस करना होता है। अगर हम टायर को रिप्लेस नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो बच्चों, टायर घिस गए। अब टायर जब घिस गए तो टायर का सरफेस स्मूथ हो गया, है ना। अब टायर का सरफेस स्मूथ हो गया तो कैसे फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो गाड़ी मतलब अगर ब्रेक मारने पे भी गाड़ी रुकेगी नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो सकती है। तो और देख रहे फ्रिक्शन के कारण हमारा डिसएडवांटेज भी और हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए हमें टायर बदलने पड़ेंगे। हम देखते हैं जो हमारे जूते हैं, चप्पल है, वो घिसते हैं, फ्रिक्शन के कारण खराब होने लगते हैं। तो फ्रिक्शन एक हमारा फ्रेंड की तरह, एक इविल की तरह भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज देखा फ्रिक्शन से रिलेटेड चीज, है ना। इसी तरीके से आप रिवाइज करिए ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।